रखें, फिर भी अर्थ समझ नहीं आ रहा। चलिए इन्हीं वाक्यों को इस रूप में पढ़ें। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच से खीर खाई। अब वाक्य समझ में आए। संज्ञा के विकार ग कारक। कारक। बच्चों, यहाँ दिए गए वाक्यों को पढ़िए। दादी पूजा फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई। भाई, मुझे तो ये वाक्य कुछ अटपटे लग रहे हैं। सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी अर्थ समझ नहीं आ रहा। चलिए इन्हीं वाक्यों को इस रूप में पढ़ें। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच से खीर खाई। अब वाक्य समझ में आए। इन वाक्यों में ने के लिए से लगने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। ये शब्द कारक चिन्ह हैं, क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। यानी कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इन वाक्यों के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। बच्चों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। कर्म कारक का चिन्ह है को। करण कारक का चिन्ह है से, यानी द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अपादान कारक का चिन्ह है से। संबंध कारक के चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। संबोधन का चिन्ह है हे, अरे। आइए बच्चों, अब 8 कारकों के बारे में एक एक करके पढ़ें। पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे रवि ने खाना खाया, बच्चा दूध पीता है। बच्चों, खाना किसने खाया? रवि ने। दूध कौन पीता है? बच्चा। यानी रवि और बच्चा कर्ता कारक हैं। कर्म कारक। जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाती हैं, अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। माँ क्या बनाती हैं? खाना। अध्यापक किसे पढ़ाते हैं? छात्र को। यहाँ खाना और छात्र कर्म कारक हैं। करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी कलम से लिखते हैं, बच्चा गेंद से खेलता है। पिताजी किससे लिखते हैं? कलम से। बच्चा किससे खेलता है? गेंद से। यहाँ कलम और गेंद करण कारक हैं और से उसका चिन्ह है। संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी, भाई ने बहन को उपहार दिया। साड़ी किसके लिए है? माँ के लिए। उपहार किसके लिए है? बहन के लिए। यहाँ माँ और बहन संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिसे अलग होने का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मेज से पुस्तक गिरी। पत्ता कहाँ से गिरा? पेड़ से। पुस्तक कहाँ से गिरी? मेज से। यहाँ पत्ता और पुस्तक के पेड़ और मेज से अलग होने का भाव है, अतः अपादान कारक है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नंदिनी के पापा आए हैं, रमन की कमीज नीली है। किसके पापा आए हैं? नंदिनी के।
किसकी कमीज नीली है? रमन की। यहाँ नंदिनी का पापा के साथ और रमन का कमीज के साथ संबंध बताया गया है। अतः नंदिनी के और रमन की संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, मेज पर कंप्यूटर रखा है। फल किस में रखे हैं? टोकरी में। कंप्यूटर कहाँ रखा है? मेज पर। इन वाक्यों में टोकरी में और मेज पर क्रिया के आधार हैं, अतः ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, अरे भाई मेरी बात सुनो। यहाँ किसे पुकारा गया है? भाई को। अतः ये संबोधन कारक हैं।